हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। मैं अभिनव सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स गुरुकुल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एलटीआरओ के बारे में, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। बच्चा, ऑपरेशन ट्विस्ट और एलटीआरओ, ये दोनों ही टर्म्स आप काफ़ी टाइम से न्यूज़ में सुन रहे होंगे। और उसके बारे में काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर, इसके बारे में आप एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना दीजिए ताकि हमें ये समझ में आ सके। देखो बच्चा, आपने कोविड 19 के केसेस इंडिया की बात कर लो तो अपने यहाँ जनवरी में केसेस मिलने शुरू हुए, ठीक है। और फिर मार्च तक आते आते कंडीशन बिगड़ने लगी। फिर मार्च में लॉकडाउन हुआ, तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, और अब हम चौथे लॉकडाउन में चल रहे हैं। तो जनता कर्फ्यू से आज हम यहाँ तक लॉकडाउन 4.0 में पहुंच चुके हैं, राइट। इसमें देखो आपकी इकोनॉमी में क्या है कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो चुकी हैं, मैक्सिमम चीज़ें बंद हैं, लोगों के काम चले गए हैं, लोग घरों को वापस आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं। वर्ल्ड में जो, क्योंकि इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट है, तो आप देखो दुनिया में भी काफ़ी सारे काम प्रभावित हुए हैं। तो आप गल्फ कंट्रीज़ की बात कर लो या वेस्टर्न कंट्रीज़ के, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लो, वहाँ से भी लोग वापस भारत में आ रहे हैं। सबकी जॉब लॉस हो गई है, जॉब लॉस्ट हो गई। अब देखो ये सारी सिचुएशंस बनी हैं। अब इसके तहत जो है अपनी इकोनॉमी को कैसे संभाला जाए, क्योंकि बच्चा इकोनॉमी से ही लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है। जब तक इकोनॉमी नहीं चलेगी तब तक लाइफ लोगों की नहीं चलेगी। और अगर ऐसा सस्टेन करता है तो इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर जाएगी और यहाँ पर क्राइम रेट वगैरह बढ़ने लगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने दो चैलेंजेस हैं। पहला, इकोनॉमी को पटरी पर लाना, और दूसरा इस पेंडेमिक से निपटना। और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात कर लें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर लें तो दोनों का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज, हर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज या इकोनॉमिक प्लानिंग जो भी होती है देश में, इन दोनों की ही जिम्मेदारी होती है। अगर हम देश की बात करें तो आपके यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी बनाती है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, लोगों की जॉब जा रही है। फिर कोविड 19 के केसेस आ गए, उस ड्यूरेशन में आपने सुना होगा कि दुनिया में, चाइना में लॉकडाउन हो चुका है, इटली में केसेस बढ़ रहे हैं। इवन चाइना से कच्चा माल, रॉ मटेरियल इंडिया में नहीं आ पा रहा है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो बनाती हैं कंपनियां, उनकी बात हो गई, या फिर अदर जो सेक्टर्स हैं उन पर भी इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। सिंस क्या है कि बहुत सारा कच्चा माल या इनपुट वहाँ चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में। फिर आपने सुना कि इंडिया में लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन के बाद आप देख रहे हो कि सारे इकोनॉमिक जितने भी एक्टिविटीज है सब कुछ रुक गई हैं, सबकी नौकरियां जा रही हैं, सारे प्रवासी मजदूर घरों को आ रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ताला लग गया है। अब इस दौरान जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई। सिक्स बाई मंथली रिपोर्ट जब इनकी जैन में ही है थी, तभी इन्होंने सिग्नल एक दे दिया था कि आने वाले समय में हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्म्स करेंगे। तो आज की डेट में हमारे देश में रिलीफ से ज़्यादा रिफॉर्म्स की बात हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और वीडियो की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है तो इन सारी चीज़ों को अभी डिस्कस नहीं कर सकते। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एलटीआरओ की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की। बच्चा, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस और ऑपरेशन ट्विस्ट, इन दोनों ही वर्ड्स के बारे में आपने रिसेंट में काफ़ी सारी न्यूज़ेस सुनी होंगी। ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में हम आगे बातें करेंगे। आज हम देखते हैं ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस होता क्या है। तो देखो बच्चा, इन सिंपल टर्म्स, पहले इसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू बना लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि माइंड मैप बन जाए, उसके बाद इसको अच्छे से हम समझ लेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एलटीआरओ क्या होता है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल ऑफ आरबीआई that lets bank borrow 1 to 3 year funds from the central bank at the repo rate by providing government securities with similar or higher tenure as collateral। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो सिंपल बच्चा, जैसे कि आप रेपो रेट के बारे में जानते हो, रेपो रेट की कंडीशन में क्या होता है कि बैंक जो है शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट वो फंड ले लेती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उनके पास गिरवी रखकर। ठीक है, सेम इसी तरीके का एलटीआरओ भी है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 से 3 साल की है। ठीक है, तो एलटीआरओ जस्ट लाइक रेपो रेट है, लेकिन इसका क्या यूज है, क्या बेनिफिट है, और इसको क्यों लाया गया, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पर बच्चा देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है, लिक्विडिटी के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है।
आप जानते भी होंगे, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ब्रशअप कर दे रहा हूँ। बच्चा लिक्विडिटी, अगर इकोनॉमी की लिक्विडिटी की बात करो तो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी की बात होती है, रुपए पैसे की उपलब्धता या सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। आपके इकोनॉमी में दो तरीके से पैसे की सप्लाई होती है, एक होता है क्रेडिट मनी, ठीक है, जो कि बैंक लोन की तरह बांटते हैं, उस मनी की हम बात कर रहे हैं। दूसरा होता है कैश मनी, जो नगद के रूप में आपके इकोनॉमी में होता है। तो उन दोनों का जो सम होता है उसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ लिक्विडिटी की हम बात कर रहे हैं, एक मोटा मोटी ये मान के चलें, तो ये वर्ड आपको आगे मिलेगा, राइट। अब देखो बच्चा, जो भी ये पॉलिसीज वगैरह हम बनाते हैं या जो ये लिक्विडिटी होती है ना, जैसे जो मॉनेटरी पॉलिसी की अगर आप बात करो, आरबीआई की बात करो, तो आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आपके देश में बनाती है, तो उसका मेन मकसद क्या होता है, इस लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, ठीक है। देखो बच्चा, हर देश का एम क्या होता है कि उसके देश में ये दो चीजें हों, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा ये जो इन्फ्लेशन या महंगाई है ये कंट्रोल में रहे। और इन दोनों चीजों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है मनी की सप्लाई या लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। देखो, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी तो जितने भी गुड्स एंड सर्विस, देखो आपके हाथ में पैसा ज्यादा तो आप ज्यादा मांग करोगे, ठीक है, ज्यादा चीजें खरीदोगे तो उनके दाम बढ़ेंगे, उनके दाम बढ़ेंगे तो देश में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। रिवर्स ऑफ द केस क्या है कि मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, और प्राइसेस कम हो जाएंगे तो अब स्थिति आ जाएगी, डिफ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन होती है। और बच्चा, ये मनी की सप्लाई को मैनेज करने के लिए इकोनॉमी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब सबके पास जो है एक मतलब बैलेंस वे में इनकम होगी, ठीक है, सभी डिमांड करेंगे। अब उस डिमांड को मीट आउट करने के लिए कि सप्लाई करनी पड़ेगी, सप्लाई के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो देश में जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। इन सारी चीजों के बारे में आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़े हुए हैं। एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि मनी सप्लाई बढ़ेगी और घटेगी तो क्या होगा इकोनॉमी में। अब देखो बच्चा, ये लिक्विडिटी जो है ये मैनेज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो काम होते हैं, इस लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना आपके अर्थव्यवस्था में, इस लिक्विडिटी को बढ़ाना और घटाना, ठीक है। तो जैसे हमारे घरों में नल होती है उसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि पानी के, जैसे घरों में नल जो होती है पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो पैसे के फ्लो को कंट्रोल करती है इन द इकोनॉमी। तो इसमें सबसे बेसिक टूल्स के बारे में आप पढ़ते हो, बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं जिसमें बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ते हो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो जब भी देश में पैसे रुपए की उपलब्धता या लिक्विडिटी को बढ़ाना होता है, आरबीआई रेपो रेट यूज करती है। जब भी घटाना होता है तो रिवर्स रेपो रेट यूज करती है। एक तरीके से ये इंजेक्ट का काम करता है और ये अब्सॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ये आप पढ़ते हो इनके बारे में। यहाँ पर हम बेसिक्स की बात नहीं कर रहे, करंट की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चा, यहाँ पर हम एलटीआरओ के बारे में बात करें। जैसे बेसिक क्या है कि बैंक को जब भी पैसे की जरूरत है तो ये आरबीआई के पास जाएगी, राइट। और आरबीआई के पास, उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। ये आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। ये टाइम टू टाइम बैंक्स अपने पास खरीद कर इन्वेस्टमेंट के रूप में रखती हैं, और जब भी इनको ज़रूरत होती है पैसे रुपए की तो ये गिरवी रख सकती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखती हैं, जिसके बदले में आरबीआई पैसे किसको देती है, बैंक को, ठीक है। और जो उससे इंटरेस्ट लेती है बैंक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट लेती है उसको एमएसएफ भी कहते हैं, कहीं कहीं रेपो रेट भी कहते हैं, और एलटीआरओ भी कहते हैं। तो ये सारे इंटरेस्ट रेट आप ऐसे समझ लो कि ये सारे क्या है, इंटरेस्ट रेट है। जैसे इनमें फर्क क्या, बेसिक फर्क है, ऐसे तो बहुत सारे फर्क हैं, बेसिक फर्क जो आपको याद रहे उसमें फर्क क्या है। एमएसएफ जो होता है 1 दिन या 24 घंटे का लोन फैसिलिटी होता है, जो कि बैंक आरबीआई से पैसे लेती है फॉर द 24 आवर्स, और इस नाते इसको ओवरनाइट लोन फैसिलिटी भी कहते हैं। रेपो रेट 1 से 28 दिन का हो सकता है, शॉर्ट टर्म ये भी होता है। बच्चा, शॉर्ट टर्म ये दोनों ही क्या है, शॉर्ट टर्म है। और ये एक मिड टर्म लोन फैसिलिटी है एलटीआरओ, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ठीक इसी तरीके से ये भी काम करता है, बट यहाँ पे जो ड्यूरेशन है आप देख सकते हैं 1 से 3 साल की है, राइट।
तो ये ज़्यादा एक इफेक्टिव टूल हो जाता है अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें इन द हैंड्स ऑफ बैंक। अगर उनको ज़रूरत है 1 से 3 साल के फंड की, तो रेपो रेट के ही रेट पर, मतलब जो भी आपके यहाँ रेपो रेट, चाहे वो 5.14% चल रहा हो, 15% चल रहा हो, जो भी आपके यहाँ रेपो रेट, ट्रेवलिंग रेपो रेट है, उस दर पर एलटीआरओ के तहत 1 से 3 साल का लोन ले सकते हैं। प्रक्रिया बड़ी सिंपल सी होती है। जैसे कि आरबीआई ने जब इसको लॉन्च किया था 15 फरवरी से, 1 लाख करोड़ रुपए लिक्विडिटी को डालने के लिए इसको आरबीआई ने लॉन्च किया था, जिसमें बैंकों से कहा गया था कि वो अपनी अपनी बोलियां लगा सकते हैं। तो बोलियां लगाते थे भाई, कितना कितना फंड किसको चाहिए, फिर उसके बाद अलॉटमेंट होता था, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चा, दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं थोड़ा सा एलटीआरओ को समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद सिमिलर और हायर टेन्योर एज कोलेट्रल। तो इस लाइन का ये मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एलटीआरओ के तहत हम जमा करेंगे आरबीआई के पास, या बैंक जो जमा करेंगी, उसकी जो मेच्योरिटी है वो लगभग जो है ये 1 से 3 साल की या उससे ज्यादा की भी हो सकती है, राइट। और एक होता है एलटीआरओ, एक और वर्ड आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, टारगेटेड, टीएलटीआरओ, ठीक है। यानी जब आरबीआई स्पेसिफाई कर दे कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप कहाँ करोगे, जैसे बैंक को पैसे मिले तो बैंक एलटीआरओ के तहत पैसे लेके लोन भी दे सकती है, कहीं निवेश भी कर सकती है। लेकिन जब स्पेसिफाई कर दे कि इसका यूज क्या होगा, आरबीआई स्पेसिफाई कर दे कि जो आप पैसे ले रहे हो उसका यूज क्या करोगे, तो उसको कहते हैं टारगेटेड एलटीआरओ, राइट। तो बिना कंफ्यूज हुए आप ध्यान में रखेंगे, एलटीआरओ टारगेटेड एलटीआरओ में ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक लाइन का फर्क है कि यहाँ पर स्पेसिफाई होता है कि आप पैसे का यूज कहाँ करोगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फंड्स आर स्पेसिफिकली इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट्स, राइट। आगे हम बातें करते हैं। तो बच्चा एलटीआरओ के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं कि अबाउट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। बच्चा एलटीआरओ को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, या यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा किया गया था, जब ये 2008 में सॉवरेन डेट क्राइसिस हुई थी दुनिया में। उस टाइम जब बड़े बड़े बैंक्स वगैरह दिवालिया हो गए थे, उस टाइम पर ये एलटीआरओ के ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा, इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, कब इंट्रोड्यूस किया गया? आपके यहाँ कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका पड़ रहा था। दूसरा क्या था कि जो आपके यहाँ इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहे थे, आपकी ग्रोथ रेट कम हो गई थी, 4.5 समथिंग पहुंच गई थी, उससे भी नीचे जाने वाली थी, ठीक है। और जो आपके यहाँ इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ रही थी। आप देख सकते हो रिसेंट में आपने फूड इन्फ्लेशन काफ़ी सारा देखा है, खाद्य उत्पादों में काफ़ी सारा दाम बढ़ा था, प्याज व्याज के दाम बहुत ज़्यादा थे। तो ऐसी सिचुएशन में कि लोग बैंक आरबीआई के सामने दो समस्याएं थी, एक तो बढ़ती हुई महंगाई और दूसरा इकोनॉमी में जो स्लो डाउन हो रहा है, जो प्रोडक्शन कम हो रहा है, दोनों ही उसके सामने समस्याएं थी। और हम स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में, जैसे आप एक बेसिक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो स्टैगफ्लेशन, हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम थे। तो उस कंडीशन में आरबीआई ने क्या किया कि आरबीआई ने लॉन्च किया लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जो कि 1 से 3 साल का एक टारगेटेड टर्म रेपो प्लान था, जिसमें कि 1 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो इन्फ्यूज इकोनॉमी में डालने का इनका मकसद था, ठीक है। और ये जो है पहला जो स्टार्ट किया इन्होंने, जो इसका ऑक्शन, इसकी जो बोली लगाई, वो 15 फरवरी 2020 को इसका पहला ऑपरेशन इन्होंने किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो बच्चा, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का जो मैकेनिज्म है, ये करता क्या है? ये जो मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, इसको इकोनॉमी में इसको ट्रांसमिट करता है, एक तरीके से पहुंचाता है। क्योंकि देखो, रेपो और एमएसएफ के तौर पे भी जो बैंक पैसे लेती थी वो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता था। तो ऐसे में उस पैसे का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता था, क्योंकि बैंक के हाथ ही बंधे हुए होते थे, क्योंकि कुछ समय बाद वो पैसे बैंक को वापस करने आरबीआई को। यहाँ पर जो पैसा मिल रहा है वो 1 से 3 साल के लिए मिल रहा है, तो बैंक यहाँ पर बड़े फ्री हो जाते हैं, उनकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं, उस पैसे का बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं। तो जो मौद्रिक नीति, जिस मकसद के लिए मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है, उसको पूरा पूरा ट्रांसमिट करता है इकोनॉमी में। दूसरी बात हम करते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो, फंड के फ्लो को बढ़ाता है, एक तरीके से पैसे रुपए की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। सो दिस हेल्प इन इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, राइट। दूसरी बात करते हैं कि आरबीआई के हिसाब से एलटीआरओ जो स्कीम है, ये बिल्कुल बेसिक जो एलएएफ या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो और रिवर्स रेपो की यहाँ पर बात हो रही है, और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन दोनों की तरह ही होती है, जिसके तहत बैंक
मध्यम अवधि के लिए पैसा ले सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। जो भी ये ऑपरेशंस होते हैं, ये कोर बैंकिंग सीबीएसई कुबेर प्लेटफॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके तहत यहाँ पर ये पोर्टल है इनका, इस पर इसकी बोली वगैरह लगाई जाती है और इसकी जो सेलिंग वगैरह है, जो बिट है, जो बैंक्स वगैरह बोली लगाते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है, बिड रेट्स जो भी होते हैं। ठीक है, मिनिमम जो बोली है आप जो लगाते हो, देखो बच्चा 1 लाख करोड़ रुपए, यहाँ बोली बोली क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए ये बांटने का जो प्लान है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, तो किसको, अब सबको ही चाहिए। तो ऐसे में क्या है, आरबीआई ने कहा है कि आप बोली लगाओ, ठीक है, जिसका बढ़िया हमें लगेगा उसको हम ये पैसे देंगे। सो मिनिमम बिड अमाउंट वुड बी 1 करोड़ एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ, तो मिनिमम जो है 1 करोड़ और उसके बाद उसके मल्टीपल्स में आप बोली लगा सकते हो, और मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा, बेनिफिट्स क्या हैं, एलटीआरओ के बेनिफिट्स क्या हैं, यहाँ पर उनकी बात हम कर रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी की बात करें, देखो बच्चा ये 5 बहुत ही बेसिक पॉइंट हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और अच्छे वाले जिनपे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते हैं, उन सब से मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा और उन सब से ये 4-5 पॉइंट जो हर जगह कॉमन मिले उनको मैं बता रहा हूँ। पहली बात बच्चा, आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट या ब्याज दरों को बढ़ाने की नीति अपनाती है, यानी रेपो रेट को जब वो बढ़ाती है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टैंस। जब वो रेपो रेट को घटाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेटिव स्टैंस। और जब वो ना बढ़ाती है ना घटाती है, मतलब छेड़छाड़ नहीं करती, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल स्टैंस। तो आप अभी रिसेंट में सुन रहे होंगे कि आरबीआई ने लगातार जो है एकोमोडेटिव स्टैंस अपनाया और इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट को घटाया है, लेकिन यहाँ बात हो रही है न्यूट्रल स्टैंस की। तो बच्चा एलटीआरओ जो होता है एक बेनिफिट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कि बिना ही रेपो रेट में छेड़छाड़ किए, ठीक है, वो चाहे तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी को बढ़ा सकती है। तो आरबीआई कैन इंक्रीज लिक्विडिटी इवन बाय कीपिंग न्यूट्रल स्टैंस, यानी बिना रेपो रेट में छेड़छाड़ किए वो चाहे तो लिक्विडिटी को बढ़ा सकती है। यानी सिंपल सी बात है कि जो आपको पैसे दिए हैं वो ज़्यादा समय के लिए दिए हैं और ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, तो लिक्विडिटी ऐसे ही बढ़ गई। ठीक है, उसके लिए इंटरेस्ट रेट को कम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, इट विल एश्योर बैंक्स टू हैव ड्यूरेबल लिक्विडिटी एट रीजनेबल कॉस्ट। अब देखो बच्चा यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मार्केट रेट जो होता है और जो आरबीआई जिस रेट पर लोन देती है बैंकों को, मार्केट रेट मतलब कि जो बैंक दूसरी बैंकों से लोन लेते हैं और जो आरबीआई यहाँ पर बैंकों को लोन देती है, दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेपो रेट पे लोन देती है ये थोड़ा कम होता है, इंटरेस्ट रेट इस पर कम होता है, रेपो रेट कम होता है। जो मार्केट में जो बैंक्स को लोन मिलता है एट टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट और नीड वो ज़्यादा होता है। तो रीजनेबल कॉस्ट, उनकी कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो बढ़ जाती है बैंकों की, सुनाते इंटरेस्ट रेट ज़्यादा वो चार्ज करते हैं जब वो लोन की तरह पैसा बांटते हैं। तो ऐसे में क्या है कि एक रीजनेबल कॉस्ट, उनकी कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाती है क्योंकि ये रेपो रेट पर ही मिल जाता है। और दूसरा इसका फायदा क्या है कि लंबे समय के लिए पैसा मिल रहा है, यानी 1 से 3 वर्ष के लिए पैसा बैंकों को मिल रहा है, तो उसका बेटर यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं। तो ड्यूरेबल लिक्विडिटी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, जो क्रेडिट है वो जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं कि जैसे किसी कंपनी को वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है तो उसको पैसे दे सकते हैं। अदर अदर जो काम है, जो प्रोडक्ट जहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पर इस पैसे का बैंक से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको लाइबिलिटी नहीं है, उनकी लिमिटेशन नहीं कि कम समय के लिए पैसा मिला है तो ज़्यादा बड़े लोगों को दो ताकि वो पैसे वापस कर पाए, क्योंकि ये पैसे हमें आरबीआई को वापस कर दें, ऐसी कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, जो बोरोवर होता है उसको इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बैंक को कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा आरबीआई से तो वो कम इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगी, जब आप लोन लेने जाओगे तो लोअर इंटरेस्ट रेट होता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चा, कि यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट को जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, देखो सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है, इट विल बूस्ट द इन्वेस्टमेंट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाय ब्रिंगिंग डाउन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स प्रेवेलिंग इन द मार्केट। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो बच्चा जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट रेट को ये कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, क्योंकि भाई जो भी रेट है, रेपो रेट है, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि लंबे समय के लिए जो मार्केट एक ऐसी बना देगा कि लोगों को उसी रेट पे या उससे कम रेट पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो अभी क्या है कि अब उनको कम फायदा अगर मिलेगा तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, तो देश में लंबी अवधि के निवेश जो है वो बढ़ेंगे इस ऑपरेशन से, एलटीआरओ के ऑपरेशन से। तो इन्वेस्टमेंट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो बच्चा, ये हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है एम टू मेंस, जहां पर हम किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और उसके बारे में मेंस के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो क्या बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन है एलटीआरओ एंड ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। Measures have been adopted by RBI against the economic slowdown in COVID-19 pandemic. Examine its significance in Indian economy. LTRO और ऑपरेशन ट्विस्ट उपायों को आरबीआई ने आर्थिक मंदी और कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व का परीक्षण करें। तो ये क्वेश्चन है। होप सो जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे मैं यही आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोई भी नोट्स आपको चाहिए या कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आने वाली वीडियोस में हम उसको कवर अप कर लेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे।